ओके, सो क्वेश्चन नंबर 140 से हमें स्टार्ट करना था, 140 ऑनवर्ड्स। चले बताए 140 टू 45 डाउट। 144 140 141 42 141 एंड 140। चले 142 ओके, चले। और अच्छी बात यह है कि जब स्टडी करें, जब लेक्चर अटेंड करें तो म्यूजिक वगैरह ऑफ कर दें, ठीक है। हम भी लेक्चर के पहले म्यूजिक सुनते हैं, लेक्चर के टाइम पे म्यूजिक नहीं सुनते हैं। सो सराउंडिंग का म्यूजिक बंद करके रखा करें और लेक्चर पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। बड़ा बालजीत, रिमूव कर दें क्या आपको? ट्राई करो कि यार ऐसे नहीं करो, ठीक है। डिस्टरबेंस होता है, बाकी डिस्कशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। जो चीज़ एक बार समझा देते हैं उसको प्रॉपर अंडरस्टूड करना है। चले, सो 140 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 140 में ये लिखा हुआ है दैट ओवर ब्रिज ऑफ अ कैनल is in the form of concave circular arc. Okay, the thrust on the road at the lowest point. तो आपको ये समझना है, देखें यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपको रेडी रहना ही है। लेट से रोड है, बट एक कैनल जा रहा है, मतलब कैनल मतलब एक लेट से वाटर आउटलेट है कुछ, तो वहां पर आपने देखा होगा कि रोड थोड़ा सा ऐसा बल्जिंग रहता है, ठीक है। सो रोड में थोड़ा सा इस टाइप का सरफेस रह जाता है, तो ये एक हो गया। Hold on a second. Just hold on a minute. Let me log the meeting, huh? ओके, देखें। सो क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करें, सो 140 में दो टाइप के सरफेस हो सकते हैं, एक तो ऐसा सरफेस हो सकता है या फिर इस टाइप का सरफेस आपको मिल सकता है। सो क्वेश्चन में देखो किस टाइप का सरफेस पूछा हुआ है। ये सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स। और ये सरफेस क्या होता है? कॉनकेव। तो देखिए आप, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉनकेव दिया हुआ है, मतलब ये वाला सरफेस हमें यूज करना है। अब आप बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस में मूव करेगा, ये वाले सरफेस में अगर मूव करेगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर इस तरफ है ना, ये वाली सर्कुलर मोशन फील आएगी, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल किस तरफ लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ नीचे लगता है ना, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। नीचे तो mg तो नीचे लगेगा साथ ही लगेगा, साथ में mg की डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल भी शुगर लगेगा हमारा, तो mv स्क्वायर बाई आर भी लगेगा। अब देखो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे का, तो नेट थ्रस्ट क्या होगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर आएगा। सो नेट फोर्स जो फील होने वाला है वो होगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। अगर हम कॉनकेव देख लेते इसका मतलब, तो उसमें क्या सिचुएशन हो जाती? कॉन्वेक्स में सर्किल इस टाइप का है, तो थ्रस्ट ऊपर लगता है, तो mg से सबट्रैक्ट करना पड़ जाता है हमें। ओके, नेक्स्ट 144 देख लेते हैं। सो a coin is kept on a horizontal rotating disc, has a center at distance this, okay, and axis of rotation of the disc. Now the coefficient of friction is given, angular speed of the disc, so that it is just about to slip off। तो यार ये वाला हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था, हम 144 क्या, एक टेबल है, रोटेटिंग टेबल है, जो कि किसी ओमेगा स्पीड से घूम सकती है, और इस पे क्या रखा हुआ है? एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने बताया था कि यार कौन इसको गिराने का ट्राई कर रहा होगा, इसको गिराने का ट्राई कौन कर रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। लेट्स से ये आर डिस्टेंस पर है, और इसको बचाने का ट्राई कौन करेगा? इसको बचाने का ट्राई कर रहा होगा फ्रिक्शन, तो इसका मतलब फ्रिक्शन बचाएगा किसे? एम ओमेगा स्क्वायर आर को। अब प्रॉब्लम ये कि फ्रिक्शन होता है म्यू इन टू एन, और ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर।
प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये टेबल पे रखा हुआ है ना, इस टाइप की टेबल पे, ऐसा हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये इसकी ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही होगी? ग्रेविटी तो इसको ऐसा डाउनवर्ड लगेगी ना, पूरा एग्जैक्ट डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखें, सो ग्रेविटी इसमें डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसका मतलब mg इसमें नॉर्मल रिएक्शन mg जितनी होगी। mg। हाँ, ऐसा हर बार याद नहीं कर लेना है कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन जो है mg ही रहेगी, ऐसा ऑलवेज याद करके बिल्कुल नहीं रखना कि नहीं mg। डिपेंड करेगा एज पर द क्वेश्चन, हम उस चीज को कंसिडर करेंगे कि क्या रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करें सब। ओके, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? mg को बैलेंस करेगा, मतलब म्यू इंटू mg को बैलेंस करेगा कौन? m ओमेगा स्क्वायर r, और इसका मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा m। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि m की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाता है? ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, नहीं, हमें ओमेगा फाइंड करना है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू जी बाई r। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू ओमेगा की वैल्यू 16 निकाल सकते हैं। 4 ओके, 4 नेक्स्ट, वन अप टू 150 बताया, एनी डाउट? 148. 148, गुड। 149. 148 and 149, any other? 6. 146 भी? 140 चले 146 भी देख लेते हैं। yes sir ओके, 146 No, 140. ओके, तो सिचुएशन यहाँ पर ये है, 146 की बात करें अगर, तो 146 में आकार एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अ सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज। तो यार ये सिचुएशन कुछ इस टाइप पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज एक कार आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, मतलब जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। आपको ये बताया था मैंने कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब कोई एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट होता है और हम उसके रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर रहे होते हैं, तो हम एक सूडो फोर्स लगा देते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर वो सर्किल पे कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, याद है? तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें पता है रियल में फोर्स क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करते हैं तब हम बोलते हैं कि उसको एक अपोजिट फोर्स फील होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब जब ये सिंपल पेंडुलम एक एक्सेलरेटिंग बॉक्स में रखा है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है कि हम अगर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो उसको एक अपोजिट फोर्स लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब सूडो फोर्स क्या हो जाएगा? सूडो फोर्स m इंटू ए का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, g नीचे लग ही रहा था, mg, तो अब तो दो फोर्स लगने लग गए ना सिंपल पेंडुलम में। और याद है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसलिए होता है कि क्योंकि सिर्फ g लग रहा होता है। अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया है, क्या? a, तो g प्लस ए नहीं हो जाएगा? याद है ना, दोनों अगर 90 डिग्री में है तो फिर रिजल्ट कैसे निकालते हैं? रूट 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 ए ऑफ ए स्क्वायर Root n प्लस, square. हाँ, इस तरीके से हम उसे हैंडल करते हैं। ओके, चलो गुड। तो इस तरीके से हम 146 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 147
8 देख लेते हैं, चलिए रीड करें। सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स are believed to be rotating with this. Okay, if such a star has a radius of this, then the acceleration of an object on the equator. ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें ऑल्दो ये वाला डिस्कशन मैं करूंगा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, बट लेट्स से कि अब आप लोगों ये क्वेश्चन बीच में आ गया है ऑलरेडी, अभी एक लेक्चर हॉरिजॉन्टल में बाकी है इसलिए है, बट कुछ ऐसा सिनेरियो, इट इज सिमिलर टू अर्थ कि लेट से कोई एक स्टार है और वो ओमेगा से घूम रहा है, हमें चाहिए कि यहाँ इक्वेटर पे जो एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या फील होने वाला है। तो आप जरा ये बात बताएं, अगर ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो लेट से ये जो रेड पॉइंट है ये आपको कैसी मोशन करता हुआ दिखेगा। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट स्काई ब्लू कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये कैसी मोशन कर रहा है, सर्कुलर। सर्कुलर। तो बेटा इसकी रेडियस कहाँ पर है, ये वाली, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा ना। रियली आउटवर्ड। हाँ, रेडियली आउटवर्ड। तो बताओ इक्वेटर वाले को किस तरफ फील होगा फोर्स, इस तरफ, अपोजिट अपोजिट, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा वाला बड़ा सा सर्कल में घूम रहा होगा। एम ओमेगा स्क्वायर आर का फोर्स फील होने वाला है। किसी को कोई डाउट, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यही तो उसे फोर्स फील होने वाला है। ठीक, अच्छा दूसरा एक और फोर्स है जो इसे फील हो सकता है, क्या लिखा हुआ है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ सच स्टार विल बी। तो ये बताओ, ये जैसे ग्रेविटी हमें पुल करती है, ये स्टार भी तो इसे पुल कर रहा होगा ना, किस फोर्स से, mg के फोर्स से, याद है वेट जो ग्रेविटी पुल करती है, जैसे सपोज अर्थ है और आप लोग यहाँ पर हो तो ग्रेविटी पुल करती है ना हमें नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, mg फोर्स से। यहाँ पर हो तो यहाँ पर पुल करेगी। समझ आया ये चीज सबको। यस सर। तो ये बताओ, अगर एक mg इस तरफ पुल कर रहा है और m ओमेगा स्क्वायर अपोज कर रहा है तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अच्छा, mg ज्यादा होगा या m ओमेगा स्क्वायर आर, बताओ कैसे पता कि mg ज्यादा होना चाहिए। वो बाहर नहीं जा रहा ना, वो नहीं आ रहा। बाहर नहीं जा रहा, वो स्टिक करके रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि m ओमेगा स्क्वायर आर कम है। ठीक है, ये वीक है, नहीं तो ये इसको ड्रॉप करा देता, ये प्लेनेट से गिर जाता, स्किप कर जाता प्लेनेट से। सो नेट फोर्स इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर, पॉइंट ये g कैसे निकालेंगे, तो ये g के बारे में आपको समझना है। देखें, इसका मतलब ये है कि ये जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ा हो तो स्मॉल जी निकालने का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। याद है क्या आप लोग को। बाय द वे क्लास 11th में भी एक चैप्टर है जिसमें ग्रेविटेशन, उसमें हम ये स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो। इसमें क्या है, इस प्लेनेट का मास है और प्लेनेट की रेडियस है। प्लेनेट का मास कहीं पे दिया है क्या, नो सर। नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है कि अगर प्लेनेट का मास नहीं दिया, इसका मतलब वो चाहता है कि आप mg को इग्नोर करें। समझ आ रहा है, वो क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहा है कि आप सिर्फ टारगेट करो इसको, आप ये बताओ कि ये एक्स्ट्रा फोर्स कितना है। समझ आया सबको कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन में सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स पूछना चाहता है, इसलिए उसने mg के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ फोर्स कौन सा निकालना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर आर वाला। डन, यस। ओके गुड। अच्छा एक सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछा है तो m हट जाएगा, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है तो m, ओमेगा स्क्वायर आर। या सो f अपॉन m, इट इज एक्सेलरेशन, इट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, नेक्स्ट 149।
ओमेगा गिवन है, आर गिवन है, ओमेगा रेवोल्यूशन में गिवन है, 2 पाई का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे तो किस में बन जाएगा वो, रेडियन में, क्योंकि सारे आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। सर मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया। क्या कंसिडर किया बताएं। हमने वो ए नेट का फॉर्मूला लगाया था ना कि √AC² + AT²। हाँ तो फिर यहाँ पे AT 0 हुआ ना, क्योंकि वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। ओके, हाँ सही है, ये भी सही है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो 80 वो भी कंसिडर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो मैंने एग्जैक्ट सिनेरियो आपको बताया था कि कैसे वेट कम रहता है। आप चाहिए तो आप इतना डायरेक्ट ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा, वो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा √AC² + AT²। ठीक है, और हमें पता है कि एज ओमेगा कांस्टेंट है तो इसका मतलब अल्फा 0 है, मतलब 0 है, तो सिर्फ AC आंसर आ जाएगा। ए नेट हमारा क्या होगा, AC विच इज ω² R। ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चले 149 देख लेते हैं, रीड करते हैं 149। सो a mass of 2 kg is drilled in a horizontal circle by the mean of a string at an initial speed of 5 revolution per minute। ठीक है, keeping the radius constant, the tension in the string okay is doubled। तो इसका मतलब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको समझना है क्या, कि रेडियस कांस्टेंट रखी है बट टेंशन डबल हो गई है, तो मतलब कि नई फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा के टर्म्स में हमसे आंसर पूछ रहा है। थॉट समझ में आया सबको। अच्छा, तो देख लेते हैं कि अगर हम किसी को हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोल करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो देखो, कोनिकल बना रहा है क्या, यहाँ पर कोनिकल बना रहा है क्या, नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्किल सिर्फ बना रहा है। तो इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, इधर लग रहा होगा क्या, टी टेंशन, और अपोजिट किसका लग रहा होगा, m ω²। ω²R। बस यही दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। हमने टेंशन डबल कर दिया है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, r को सेम रखा है, लिखा हुआ है r सेम है, तो जब t = m ω² r है और m और r सेम है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम यहाँ से देख सकते हैं ना कि ओमेगा कितना टाइम्स हो गया। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √t टाइम्स। सो t को डबल किया है, व्हेन t इज डबल्ड, तो इसका मतलब डबल मतलब 2t आएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा। सो ओमेगा विल बी प्रोपोर्शनल टू, ओमेगा डैश विल बी प्रोपोर्शनल टू √2t टाइम्स। तो मतलब √2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले कितना था 5, ओमेगा इनिशियल कितना था 5, देन ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 5। ओके, वैल्यू देख सकते हैं। ओके, ये रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है तो मतलब यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 155 तक बताएं। 54 54 155। 155 154 155। ओके, चलो बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ आया सबको, ये जस्ट अभी मैंने बताया था, एक बार इसे देख लेते हैं। 152 यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द कार इज मैक्सिमम। तो रोड कार पे क्या लगा रही होगी, नॉर्मल लगा रही होगी, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, डन। सो इस टाइप के नॉर्मल्स वो रोड पे लगा रही होगी। साथ में इन पे एक mg लग रहा होगा, सब पे नीचे mg 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 सब पे, ठीक। एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ये स्पीड से जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। वो सेंट्रीफ्यूगल क्या करने वाला है,
वो इसके mg के इफेक्ट को कम कर देगा ना। क्लियर? तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि यहाँ पर mg लग ही रहा था और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कैसे लग रहा है, डायरेक्टली अपोजिट कर रहा है ना। सो P के केस में क्या हो जाएगा, नेट नॉर्मल फोर्स P के केस में, ये जो P ऑब्जेक्ट है, P पोजीशन है, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, लेकिन जब Q केस में देखूंगा तो देखो mg नीचे लग रहा है, बट सेंट्रीफ्यूगल तो ऐसा रेडियली आउट लगेगा ना, जहां पर उसका सर्किल होगा। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देगा। दिखा सबको? तो जो नॉर्मल होगा नेक्स्ट केस में वो होगा mg माइनस जो सेंट्रीफ्यूगल है उसका कुछ कंपोनेंट, लेट से कुछ cos थीटा। आर के केस में देखें, आर के केस में mg नीचे लग रहा है बट कर्व ऐसा है ना, सो m ओमेगा स्क्वायर आर भी नीचे ही लगेगा। तो आर के केस में क्या सिचुएशन हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है सबको? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा किस केस में दिखेगा, और आर के केस में। ठीक है, बाकी क्यू और एस में तो कंपोनेंट यूज होने वाला है। 154 देखते हैं, चलो रीड करें। कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग ग्रामोफोन डिस्क रिमेन्स एट रेस्ट when it is at a distance of this. The angular velocity is tripled. Then the distance of the coin should be placed to remain at rest. 54। तो 54 में देखो यार, हमने पिछली बार अभी डिस्कस किया था ना कि देखो फ्रिक्शन बचाएगा इसे, फ्रिक्शन बचाएगा किससे, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। तो अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन तो म्यू इनटू एम जी है, म्यू इनटू एम जी, ये बदलेगा क्या, नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है। एम भी क्वेश्चन में कैंसिल आउट हो चुका है। तो ओमेगा स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड करेगा कि कितना दूर रखना है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका मतलब जब हम रेशियो निकालेंगे, हमें लेट से चाहिए व्हाट विल बी द डिस्टेंस, सो हमें लेट से चाहिए r1/r2। तो देखो उल्टा रिलेशन आएगा ना ओमेगा का और r का, मतलब r1/r2 कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा 2/ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो देखिए r1 कितनी है, r1 थी 9 सेंटीमीटर, r2 हमें निकालनी है, ओमेगा 2 कितनी हो गई है, क्वेश्चन रीड करें, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाला ओमेगा, अगर पहले ओमेगा 1 थी, और उसका स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, सो r2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 9 भी कैंसिल, क्या बचा, 1 सेंटीमीटर। बताएं, किसी को कोई डाउट? सर वो R1 और R2 इक्वल टू वो कैसे लिखा? ओके ओके, ये तो हम बहुत पहले से चीजें सीख रहे हैं ना, यूनिट डायमेंशन से सीख रहे हैं कि जब भी कभी फिजिक्स में अगर a प्रोपोर्शनल टू b आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू b। तो यस लेट सर। से मैंने एक पहला सेट ले लिया, k बदलेगा क्या, नहीं, वो तो फिक्स है। और लेट से मैंने दूसरा सेट ले लिया, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो k कैंसिल आउट हो जाएगा ना, a1/b1 इज b1/b2 दिखेगा। तो उसी को हमने डायरेक्टली ये समझ लिया कि a प्रोपोर्शनल टू b है, तो a1/a2 इज इक्वल टू हो जाता है b1/b2। B2 अगर 1/b लिखा है तो उल्टा रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इज b2/b। B1। समझ आया ये सबको? ओके, ये काफी लोग का डाउट हो सकता था, बट ये थोड़ा याद रखना, इसीलिए तो हमने पिछली बार भी क्वेश्चन किया जिसमें रूट टी कुछ आया था ना अभी यहाँ पर, तो वो रूट ऑफ दिस 1/this 2 कर सकते हैं। डन? यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट 155 रीड करें। ओके, सो अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज grasped by a neck and swung
riskily in a circuit. Okay. Then near which point the bottle do the bubbles collect? Okay. तो हमें बबल्स कलेक्ट करने के बारे में यहाँ पर समझना है कि बबल्स कहाँ पर कलेक्ट होंगे। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन हम मान सकते हैं। ये थिक और थिन के बारे में सिनेरियो है। कैसे? सपोज जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं, सपोज ये एक रॉड है और इसके अंदर एक लिक्विड है, लिक्विड कोई सा भी लिक्विड हो सकता है। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग टेक्निक। जब हम इसको घुमाते हैं तो जो पार्टिकल ज्यादा मास वाला होगा इनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो अच्छी बात यह है कि हायर मास विल फील हायर फोर्स। क्लियर? ओके, सो हायर मास विल फील हायर फोर्स। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लेट से यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे तो वो क्या होंगे, उन पे एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो मोस्टली जो ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो किस तरफ आ जाएंगे? Outward. एज की बाहर तरफ। की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ। और जो लाइटर पार्टिकल है वो ही बच पाएंगे, उन पे फोर्स कम लग रहा होगा तो वो वहीं रिमेन रह जाएंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो इसका मतलब क्या होगा, बबल्स बोल रहा है तो बबल्स तो लाइटर पार्टिकल होंगे ना। तो सोडा का जो लिक्विड होगा वो आउटर साइड जाएगा, मतलब जो हैवी पार्टिकल्स हैं, और बबल्स वगैरह किस तरफ रह जाएंगे? रोटेटिंग Here बबल। the ओके, तो ये टेक्निक, इससे हम जो मिल्क होता है उससे क्रीम अलग करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूज टेक्निक से मिल्क से क्रीम अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रीम बहुत ही लाइटर वेट पार्टिकल्स होते हैं, तो वो किस तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं? जो रॉड के अराउंड हम घुमा रहे होते हैं। तो हाँ। मिल्क के जो मेन पार्टिकल है वो बाहर हो जाते हैं विदाउट हीट किए। अभी हमने मिल्क को हीट नहीं किया, ठीक है, हमने सेम टेम्परेचर पे मिल्क को बस रोटेट किया है। सो मिल्क की जो क्रीम है, जो मतलब एसेंशियल फैट्स हैं, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और बाकी जो मिल्क है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे पासेस रहता है, उसके थ्रू वो लिक्विड मिल्क बाहर आ जाता है और मेन चीज जो क्रीम है वो रह जाती है विदाउट हीटिंग। क्लियर है सबको? ओके, अप टू 160 बताएं। 159. 159. Any other? Up to 160. Any other doubt? 158. 58. चलो इसे भी ऐड कर लेते हैं। चलो 158 रीड करते हैं सब लोग। चलो 158 रीड करें। A car has a linear velocity of v on a circular track of this. It has a speed increasing with this rate. Then its resultant acceleration will be. ठीक है, मतलब यार इसका v चेंज हो रहा है। v क्या है? चेंज हो रहा है। अगर v चेंज हो रहा है तो आपको याद है ना हमारे पास कि at क्या होता है? at होता है V² by R। यस, नहीं at की बात कर रहे हैं। at v² बाई नहीं आ नहीं होता है, at होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी। और वो किस रेट से चेंज हो रही है? पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए ac। ac कितना होता है? v² बाई हाफ। तो a नेट कितना हो जाएगा? रूट ऑफ ac² प्लस at²। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। कोई डाउट? ठीक है सबको? ओके, नेक्स्ट 159 देख लेते हैं। So, a particle performing UCM along a circle of radius r, the relation between centripetal acceleration and the kinetic energy. सेंट्रीपिटल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लाना है तो दोनों के फॉर्मूले लिख दो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो होता है v² बाई आर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो होता है mv², हाफ mv²।
ठीक है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन से देखो ए ई और एम दिख रहा है, यहाँ पे ए ई और एम आर दिख रहा है, मतलब आर भी रख सकते हैं, विदाउट आर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए आर, यहाँ पर रख दो, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए इंटू आर। तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी को ई लिख रहा है, तो क्या आएगा 2E बाय, half mv square. या हाफ एम वी स्क्वायर था ना, वी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया इंटू आर से, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एम बी डिवाइड में आर बी डिवाइड में ए की वैल्यू आ गई। ये तो बस जस्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया, हमने दोनों फॉर्मूले को रिलेट कर दिया है। किसी को डाउट क्या है इसमें, समझ आया? सर Yes, sir. So, आप तो 65 बताएं, 62 161 61 62 165 65 भी, चले देखें 61 देखते हैं, रीड करते हैं 61। Okay, a cosmonaut is orbiting the Earth in a spacecraft at this altitude with the speed of this. The radius of Earth is this. What is the approximate value of acceleration? तो मतलब सिचुएशन क्या है कि ये वही वाला सिचुएशन हो गया जिसमें अभी लेट से वो रोटेट हो रहा है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है बट वो यहाँ पर है, उससे भी किसी हाइट पर h, तो इस पूरी हाइट को हम स्मॉल एक आर मान सकते हैं, और एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, V square bar. स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सो हमें पता है v 8 किलोमीटर है, उसे कन्वर्ट कर लो, 8000 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू आर। अब आर थोड़ा सा केयरफुल रहना, आर दोनों की डिस्टेंस होगी ना, पूरा सेंटर से लेते हैं, Sir, V square bar R. हाँ सॉरी वी स्क्वायर बाई आर, या तो आर कितना हो जाएगा 6400 प्लस 630, तो टोटल कितना हो जाएगा 7030, ये लिख देते हैं 640 6400 प्लस 630 दिस मच ऑफ किलोमीटर, तो उसे 10⁻³ कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 8000 और 3 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे ये वाले 1000 से, सो सिर्फ 8 रिमेनिंग होगा, और ये हो जाएगा 7030। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर नियरली कितना आएगा, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करने की जरूरत 9. है, हाँ ठीक है 9 9 आएगा या थोड़ा और ज्यादा, 9.1 आएगा. 9 हाँ। point some. ठीक है गुड। सो यहाँ पे जस्ट हम ये कर सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई ये 64 हो जाएगा 703, सो 7 का डिवाइड दे दो, सो 9 टाइम्स जाएगा ना, और ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो बस समझ जाएंगे कि 9 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। yes sir. ओके, नेक्स्ट 162 देख लेते हैं, चले रीड करते हैं 162। While driving a car around a curve, the driver noticed that a simple pendulum hung on the roof of a car is making an angle 15 degree with the horizontal. What is the speed of car? ठीक है, तो इसका मतलब एक सर्किल में से एक कार घूम रही है और यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम होगा, तो इसका मतलब हमें पता है कि उसका mg नीचे लग रहा होगा, बट एक कौन उसे टिल्ट करा के रख रहा होगा, mv स्क्वायर भाई। Centrifugal. Centrifugal. तो इसका मतलब इसका कैसा फिगर बनेगा सिंपल पेंडुलम का, ये ऐसा बन जाएगा ना, mv स्क्वायर बाई आर इसे बाहर खींच रहा होगा, क्योंकि इसका ग्रेविटी क्या ट्राई कर रहा होगा, इसे नीचे होल्ड करने का, और ये थ्रेड में टेंशन होगा। क्वेश्चन में एंगल कहाँ से दिया है, Horizontal. हॉरिजॉन्टल, Horizontal. ये 15 डिग्री है, समझ आया सबको? तो अभी टी के कंपोनेंट कर लेना है, वैल्यू निकल आएगी। ओके, तो हमें पता है कि इसका मतलब थीटा है, अगर ये तो tan थीटा क्या आ जाता है वैल्यू, वी स्क्वायर बाई आर जी, याद है डिवाइड करके नोट्स में कराया है, Yes, sir. तो वी स्क्वायर बाई आर जी रख दो, tan 15 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी,
सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस सर। Yes, sir. गुड गुड गुड। 165 देखें। रीड करते हैं। The ratio of kinetic energy is 4:1. The linear momentum kept constant. Then the ratio of their masses is. तो हमें याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम के टर्म्स में क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m 2m। ठीक है, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m दिखेगी ना। तो इसका मतलब जो k1 बाई k2 है वो m1 बाई m2 नहीं होगा, वो क्या होगा m2 बाई m1। M1 तो अगर हमें m1 बाई m2 चाहिए था तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उल्टा होगा। K2 by K1 यस, सो इसका मतलब हो जाएगा k2 बाई k1। तो देखिए कि k1 बाई k2 क्या था 4:1, तो k2 बाई k1 क्या हो जाएगा 1:4. 1:4। 1:4 गुड, ठीक है। चले नेक्स्ट, अप टू 70 बताएं, 1 to 70। 167. 68. 68. 67 से शुरू करते हैं। 167, चलो रीड करते हैं क्वेश्चन। A body describe a circular path of radius this with a uniform speed. If it is acted by a centripetal force of this Newton, then the kinetic energy of the body। अरे ये तो बहुत ही स्ट्रेट है। F इज इक्वल टू क्या होता है mv स्क्वायर बाई आर। सो हमें सेंट्रिपिटल दिया है, रेडियस दिया है और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं mv स्क्वायर की निकाल सकते हैं। Yes. और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी Half स्क्वायर ही mv. तो होती है। तो एम वी स्क्वायर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर। सो क्या लिख सकते हैं एफ इंटू आर इंटू एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। समझ आया सबको। तो ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन मतलब पूरा सिर्फ सर्कुलर मोशन ही है, एक बेसिक्स तो थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करते रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन उतना कुछ खास है नहीं, देख सकते हो। - 168 देखें, चलो रीड करें। ओके, तो बताएं किसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, मतलब Yes, sir. ओके वेरी गुड आयुष, यस सर। बहुत ही Yes, अच्छा है, sir. बहुत ही अच्छा है। चले, तो यार ऐसा कोई खास क्वेश्चन में है नहीं, हमें सीधा फोर्स का रेशियो पूछा है और सेंट्रीफ्यूगल दिया हुआ है ना, Yes, sir. R1 by तो सीधा ही हो गया यार। एफ का फॉर्मूला क्या हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। R1. ठीक, अच्छा डाउट ये है, डाउट मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा कि कुछ लोग सोचेंगे सर ये भी तो यूज कर सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर अभी आप देखोगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1 बाई आर होगा ना। Yes. इसका So मतलब angular speed value. F1 बाई F2 क्या होगा R1 बाई R2। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो F प्रोपोर्शनल टू R आएगा। सो इसका मतलब F1 बाई F2 तो R1 बाई R2 आना चाहिए। अब बताएं कौन सा करेक्ट है। पहला वाला R1/R2। ओके, क्यों, क्योंकि ये वैलिड है, m तो कांस्टेंट है, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तब वैलिड होगा। सो इट इज वैलिड व्हेन ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये वाला कब वैलिड है
यहाँ पे हमने किसे इग्नोर किया है? v को, mv स्क्वायर को. B square इट इज वैलिड व्हेन this v इज कांस्टेंट. तो दोनों का अंतर समझ में आया? R1 बाई R2 होगा या R2 बाई R1, दो अलग अलग केसेस में आंसर होगा. तो ये आंसर हमारा है क्या? नहीं. सर आपने सेम ही लिखा. R2 by R1 चाहिए ना सर. या सेकंड सॉरी इसमें उल्टा लिखना है, R2 बाई R1. ठीक है. सो हमारा करेक्ट वाला क्या है? ओमेगा जब कांस्टेंट हो, क्योंकि क्वेश्चन में मैं हाईलाइट कर देता हूँ. क्वेश्चन में कहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है, तो ओमेगा कांस्टेंट है. ओके गुड. अप टू 75 बताएं. 71. 173. 71 एंड 73. 72. चलो 72 भी देख लेते हैं, 73 भी देख लेते हैं. चले देखेंगे, सब रीड कर लेते हैं. 172. 171 टू रीड करते हैं. A particle moving along circular path, radius this, with uniform speed this. What will be the average acceleration when the 72. completes? Okay. So when the particle completes half revolution, तो इसका मतलब देखो यार, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लेट से पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर आ गया. ठीक. हाफ रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया और यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब v कितना है? 5 है. ये v है 5. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन 71 में. तो बताओ v कांस्टेंट है या v वेरिएबल है? वेरिएबल है. वेरिएबल का है भाई, स्पीड की बात कर. 100. हाँ v कांस्टेंट है. B इसका constant. मतलब 80 होगा क्या वहां पर? Oh, sir. नहीं. 0. No, ac क्या हो जाएगा? Square ac upon क्या हो square जाएगा? by R. v Square स्क्वायर upon R. बाई r. ठीक है, ये हुआ. बट एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आ रही है क्या, कि ऑल्दो हमें पता है कि 80 वहां पर डायरेक्टली नहीं है. क्लियर. बट क्वेश्चन में AC और 80 वेक्टर वाइज नहीं पूछा हुआ है. समझ रहे हो? उसमें सिर्फ क्या पूछा हुआ है? एवरेज एक्सेलरेशन. हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब 80 नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? AC ही रहेगा. AC. अब बताओ AC की वैल्यू बदल रही है क्या? AC की वैल्यू No. बदल रही है क्या? नो No, सर. sir. नहीं. तो AC की वैल्यू बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब हमें फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक. अच्छा, अब वापस आते हैं. पॉइंट ये कि हमें जब एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हमें एक तो निकाल सकते हैं AC वाला, ये AC. बट AC तो विद डायरेक्शन है ना, और वो डायरेक्शन बार बार बदल रही है. मतलब पहले एक्सेलरेशन किस तरफ था? इधर था, नीचे की तरफ. और अभी क्या हो गया? ऊपर की तरफ. तो AC की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए एवरेज वैल्यू भी बदलने वाली है. सो डायरेक्शन ऑफ AC चेंजिंग है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज होगा. तो मतलब हमें एकदम बेसिक में अब जाना पड़ेगा. एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा V by T. स्पीड या डेल्टा V बाई टी, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन. तो पहले देख लो 5 इस तरफ था, बाद में किस तरफ हो गया? इस तरफ 5. तो कितना हुआ? 10. 10. ओके. सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाद में -5 ऑफ +5. तो ये हो गया 10. टाइम टेकन कितना लगेगा? A to B मान लेते हैं पोजीशन पहुंचने में. हाफ सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? Pi R by V. ओके. पाई आर बाई. पूरा टाइम होता है 2 पाई आर बाई वी, बट अभी हमें सिर्फ हाफ सर्कल कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर बाई वी. तो वो भी देख सकते हैं, पाई आर है 5 और वी भी है 5. तो इसका मतलब कितना दिखेगा? सिर्फ 10 by 10 बाई 5. तो दोनों चीजें हमें देखते रहना है, ध्यान देना है कि कब हमसे कौन सी चीज पूछी हुई है. नेट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है या एवरेज एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, वो. ठीक है. अगर नेट एक्सेलरेशन पूछता तो फिर हमें ये सारे वेक्टर्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है, AC वाले सारे वेक्टर्स को. चले 172 देख लेते हैं.
अब फ्लाईओवर रीड करते हैं, 172 रीड कर लेते हैं। A flyover bridge is in the form of circular arc of radius this। तो बड़ा फ्लाईओवर है और लेट्स से ये इस रेडियस का एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज में हमें यहाँ पर एक रेडियस दिख रहा है। आपने देखा होगा सर्कुलर जर्नली थोड़े से रेडियस मतलब बहुत सारे सर्कुलर ऐसे ब्रिज रहते हैं। What is the limiting speed at which the car can cross the bridge without losing the contact with the road at the highest point? ओके इसका मतलब ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये फ्लाईओवर मतलब ऐसा करना चाह रहा है कि ये एक रोड में ऐसे टाइप का ब्रिज है। समझ आया सबको क्वेश्चन क्या है? क्योंकि वो बोल रहा है कि कांटेक्ट लूज ना करे और मूव होती रहे। तो इसका मतलब एक कार जा रही थी आगे v स्पीड से, जब टॉप पे होगी तब क्या सिचुएशन हो रहा होगा? नीचे क्या लग रहा होगा? mg। mg mg ये इस mg स्क्वायर बार घूम रहा है ना, हाँ तो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा ऊपर। ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है ना, और सेंट्रीफ्यूगल हम ऐसे बाहर की तरफ लगाते हैं, तो यहाँ पे एफ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा कितना? m v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर बार। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इन दोनों में ये ज्यादा हो गया तो वो लूज कर देगी ना कांटेक्ट। अगर एफ सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा हो जाए mg से तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा ना। समझ आया? मतलब ऊपर उड़ जाएगी गाड़ी, कार जो है वो ऊपर फ्री फील होने लगेगा। तो कब होगी मैक्सिमम कंडीशन? mg is equal to यस, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल जब mg के इक्वल हो जाएगा उस सिचुएशन में दोनों कांटेक्ट जस्ट लूज करने वाले होंगे। तो इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। डन? यस सर ओके गुड। तो यहाँ से दोनों के फॉर्मूले रख के और हम सॉल्व कर देंगे। 173 देखें। A particle moves along a circle of this radius, ठीक है, with constant tangential acceleration. If the velocity of particle is this at the end of second revolution after the revolution has begun, then the tangential acceleration is। मतलब सारा कुछ दे दिया है आपको क्या कि v कितना हो गया है? v हो गया है 40। आपको चाहिए तो ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाई r। तो v बाई r कितना हो जाएगा? v है 40 और r कितना है? 20 बाई पाई। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। किसी को डाउट ओमेगा में? अच्छा रोटेट कितना हुआ है? 2 रेवोल्यूशन। तो 2 रेवोल्यूशन अगर वो रोटेट हुआ है मतलब थीटा कितना हुआ है? 2 pi यस, तो 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई। सो कितना 4 कवर pi किया थीटा? 4 पाई रेडियन। ओके, तो अब हमें बताना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। तो कोई सिचुएशन देखो जिसमें ओमेगा थीटा और अल्फा रिलेट होते हैं, याद है? विदाउट द यस टाइम। यस, कौन सी इक्वेशन? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल थर्ड टू वाली। ओमेगा यस, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा। गुड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो 0 है इनिशियल, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर कितना है? 2 पाई का स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई। कितना होगा? हाँ, सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 पाई कट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 दिखने लगेगा। देख लो पाई बाई 2 की वैल्यू। किसी को कोई डाउट? अच्छा माय मिस्टेक, आंसर टेंजेंशियल पूछा है यार। आंसर में 80 पूछा है या एसी? 80 80 पूछा है। 80 तो होता है आर अल्फा ना, तो भी पाई बाई 2 में क्या करा दो? आर का मल्टीप्लाई। आर कितना है? 20 बाई पाई। तो आंसर क्या आ गया? 10। समझ आया सबको? yes sir चले अप टू 180 बताएं। 178 178 177 78 77 179 79 भी। 179 चले बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं।
चलिए रीड करते हैं 177. A particle move in a circle orbit under the action of a central attractive force which is inversely proportional to distance r. Speed of the particle बताना है. मतलब ये भाई घूम रहा है, सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन? ये घूम रहा है और जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो क्या है? वो यार F प्रोपोर्शनल टू 1/r है. समझ आया? अच्छा, अब हमें पता है कि अगर ये घूम रहा है तो इस पे क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा यार, mv²/r लग रहा होगा. कोई डाउट किसी को? इसका मतलब क्या है? अगर मैं इक्वेट करूं दैट F विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल, और F क्या है? प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट बाई r आने वाला है, सम कांस्टेंट डिवाइड बाई r, और ये क्या आएगा? mv²/r. तो ये r तो कैंसिल आउट हो गया ना. क्या v पे कोई r आएगा क्या? r है ही नहीं है. कोई r है क्या? नो r. इसका मतलब r टू दी पावर क्या होगा? 0. 0. किसी को कोई डाउट? नो सर अच्छा एक सेकंड, तो इसमें r टू दी पावर 0 कोई ऑप्शन ही नहीं है. इंडिपेंडेंट ऑफ आर है इंडिपेंडेंट ऑफ अच्छा, आर. इंडिपेंडेंट लिखा है, ये गलत बात है यार. कोई बात नहीं, पर सब जगह प्रोपोर्शनल लिखा है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिखा है. इंडिपेंडेंट का मतलब r है ही नहीं वहां पर. ठीक है, तो ये ऑप्शन हम टारगेट करेंगे. चलो 178 रीड कर लेते हैं. अ पर्सन स्टैंड ऑन अ कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर सरफेस. ओके, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, हम इसे अच्छे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराता हूँ, बट बिकॉज इस बार टेस्ट थोड़ा पहले आ गया, एक लेक्चर फ्राइडे को होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, थोड़ा मैं बाहर था, तो कोई बात नहीं है. हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि सिचुएशन ये है कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है और ये रोटेट हो रहा है. अगर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है m मास का, बताओ ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा. अरे गिर जाएगा यार. गिरेगा. mg क्या गिरे. लेगा फोर्स लगी है ना उस पे. mg. कौन लगेगा? mg लगा लेगा. तो इसे बचा कौन सकता है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन. फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स बचा सकता है, बट फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है, उसे तो म्यू इनटू एन चाहिए. एन तो सरफेस से नॉर्मल होता है ना, एन होता है इस सरफेस से नॉर्मल, ये वाला, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल n. लगेगा. हाँ, तो क्या इस बार एन एम जी होगा क्या? नो नहीं, सर. नहीं है. तो हमें पता है कि अगर हम इसे घुमा नहीं. दें, इस सिलेंडर को ओमेगा स्पीड से रोटेट कर दें, तो क्या लगने लगेगा इस पे? एक नया फोर्स आ जाएगा, दैट विल बी m ओमेगा²r. तो इसका मतलब नॉर्मल कौन देगा इसे इस बार? m ओमेगा²r. ये नॉर्मल देगा. तो ये कॉन्सेप्ट था कि फ्रिक्शन बचाएगा किसको? mg को. बट फ्रिक्शन इस बार म्यू इनटू mg नहीं है, म्यू इनटू n, और n इस बार है m ओमेगा²r जितना, इज इक्वल टू mg. तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे, m कैंसिल आउट हो गया, और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है. ठीक है, तो ओमेगा ही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं. समझ आया सबको? अच्छा क्वेश्चन है, ऑल्दो मैं इसे प्रॉपर नोट्स में करवाता हूँ ये वाले कॉन्सेप्ट को, बट यहाँ पर यूज हो गया है तो आप समझ जाए. किसी को डाउट इस टाइप में? जितने भी बॉडीज हैं, गुड. अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और डालूं कोन का, क्या? अच्छा एक मिनट, ये वही क्वेश्चन ही तो है. देखें 179 रीड करते हैं, ये दोनों ही मैं नोट्स में करवाता हूँ, क्वेश्चन 178 179 टाइप के. A particle describe a horizontal circle with a uniform speed on the smooth surface of an inverted cone. The height of the horizontal plane above the vertex of the cone is this. What is the speed of the particle? हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या कि अब ये जो ड्रम है, ये ड्रम ऐसा कोन टाइप है, तो ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है आपको. अगर कोन टाइप है और ये पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कल में घूमने वाला है, तो बाउल वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? बाउल वाला क्वेश्चन याद आ रहा है सबको? यस सर mg लगेगा इधर, mv²/r लगेगा इधर. रिवर्स केस होगा. गुड. सो mv²/r यहाँ लगेगा. नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा.
डन। मैंने समझाया था कि यार नॉर्मल का एंगल भी निकाल लिया करो ऐसे वर्टिकल से, बट इस बार क्वेश्चन में हमें काम आएगा कि कोन की हाइट दी है, मतलब कि इस बार हमें ये रेडियस दी है क्या, नहीं, इस रेडियस के बारे में नहीं बोला। इस इन्वर्टेड कोन में एक नई चीज पता चली है कि इस पॉइंट की वर्टेक्स से हाइट, ये पता है। तो इसका मतलब बताओ ऊपर वाला ट्रायंगल लगाएं या नीचे वाला ट्रायंगल लगाएंगे, नीचे वाला ट्रायंगल नीचे लगाएंगे, वाला। इसका डेटा गिवन है। तो मैंने ये मान लिया क्या, थीटा। तो अब देखो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या है, रेडियस अपॉन बेस में क्या हो जाएगा, हाइट। समझ आया। तो मैंने tan थीटा मतलब, ये tan थीटा मतलब कौन सा ट्रायंगल लगाया, ये वाला ट्रायंगल लगाया, ये। समझ आया सबको, tan थीटा। अच्छा बाकी अपन सॉल्विंग कर लेते हैं। सर h/r राइट? नहीं, थीटा हमने ये वर्टेक्स पे माना है ना, सो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा होगा, देखो थीटा के सामने को परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, यस सर। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाली। क्लियर? यस सर। ओके गुड। तो अभी थोड़ा सा एंगल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर वर्टिकल से लिया है तो एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। डन। तो यार आप लोग देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दो वर्टिकल लाइन है, एक लाइन इनको कट कर रही है, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना। थीटा। ओके थीटा गुड। ये थीटा, तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, सो ये होगा 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर वो 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा फिर, थीटा। थीटा, क्योंकि ये ऐसा, ये 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों लोग। ओके, तो इसका मतलब थीटा पता चल गया हमें इस बार थोड़ा। इस बार थीटा थोड़ा सा अलग आया है, तो इसका मतलब अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो एन कॉस थीटा के किसे बैलेंस करने वाला है, एम वी स्क्वायर बाई आर mv² को, by r और एन साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा, mg mg एम जी को। तो इसका मतलब अगर मैं लिख के और टेन थीटा निकालूं, मतलब ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखते हैं, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो दोनों का डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार, एम एम कैंसिल, जी बाई वी स्क्वायर बाई आर, तो आर ऊपर आ जाएगा। समझ आया सबको? यस सर। गुड। अब कंपेयर करा दो भाई, कंपेयर कराओ। इसे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को, एच बाई, सॉरी आर बाई r by h एच। तो इसका मतलब क्या होगा, आर कैंसिल, देखो वैल्यू क्या आ गई वी स्क्वायर की, वी ही पूछा है ना, हाँ। सो वी इज इक्वल टू रूट एच जी। डाउट किसी को कुछ? नो सर। ओके गुड। तो ये एक अच्छा एक पैटर्न है, इसे हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अभी इसमें फ्रिक्शन भी ला सकता है, अगर फ्रिक्शन ले आया तब बताओ क्या होगा, फ्रिक्शन किसे बचाएगा, ये कौन है ना। देखिएगा, बाय द वे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। मुझे पता है ये एम जी है, एम जी का एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन में आएगा, उसको बचाएगा ये फ्रिक्शन। समझ आया सबको? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा प्रॉपर केसेस बना के डिस्कस करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, अप टू 85 बताएं। 180 180, ओके 185। 185, ठीक है। 183 183, चले रीड करते हैं। 180 रीड करें। द इलेक्ट्रॉन in a first orbit of hydrogen revolves with this radius. It takes this much time to for one revolution. What is the centripetal force on the electron? तो हमें पता है ना कि टाइम पीरियड दे दिया है क्वेश्चन में, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट हो जाएगा, इजी कर सकते हैं। रेडियस हमें पता है, टाइम हमें पता है, क्लियर। रेडियस हमें पता है, टाइम हमें पता है, सेंट्रीपिटल के लिए क्या चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर वी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम ना, that means distance is 2 pi r and the time is given. How much time is given? It is 1.5 into 10 to the power minus 4. अच्छा ओके,
तो ये प्रॉब्लम होगी। आपको PS लिखा है, PS मतलब क्या होता है? PS का मतलब होता है पिको सेकेंड। क्या? पिको सेकेंड। और 1 पिको सेकेंड जो होता है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 सेकेंड। ये लिखा हुआ है यहाँ पर टाइम। और एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे एक रेडियस लिखी हुई है, ये एक और यूनिट है। ऑल्दो मैंने यूनिट डायमेंशन में आपको ये बताया था कि एक और यूनिट है डिस्टेंस की। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो 2 यूनिट्स याद रखना है और जस्ट सॉल्व कर देना। क्लियर सबको? गुड। 183 रीड करते हैं। A long beam of a spun of a constant speed this during the period of a training, an astronaut is made to walk slowly along this beam away from the axis of rotation. At what distance from the axis of rotation will he experience the centrifugal acceleration equal to the acceleration of gravity? ठीक है, तो मतलब यार आपको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सिचुएशन ये समझनी है कि कोई एक चीज है विच हैज सर्टेन एंगुलर स्पीड। ओके, तो मतलब आपको एक ओमेगा दे दिया है। अच्छा, अगर आपको ओमेगा है तो आपको पता है ना यार कि कोई भी चीज बैलेंस होने वाली है तो कैसे बैलेंस होगी? इस ओमेगा को बैलेंस करना है। क्वेश्चन ने क्या करा है, कितना फील होना चाहिए उसे? ग्रेविटी जितना फील होना चाहिए एक्सेलरेशन। दैट मीन्स that centripetal acceleration must feel like gravity, and that centripetal acceleration has a formula of omega square into r. Clear? That must feel like g. So वहां से हमें r distance पता चल जाएगी। Clear? 185 देखें। So a particle describe a horizontal circle of radius this in a conical funnel with a smooth this. What is the height of the plane to the funnel? देखो यार, ये वही क्वेश्चन है जो अभी समझाया, याद है? तो क्या रिलेशन आ रहा था, चलो देख लेते हैं। किन्हें याद आ रहा है कि tan थीटा एंगल क्या आ रहा था? RG/v²। वेरी गुड यार। उल्टा वाले केस में याद है जब वो स्ट्रेट निकालते थे हम, जब हम यहाँ से सिंपल पेंडुलम का एंगल निकालते थे तो क्या आता था? v² बार RG। और यहाँ हम उल्टा निकाल रहे हैं तो वो आता है RG/v²। बस रख दो वैल्यूज। ओके, ये tan थीटा क्या हो जाएगा जहाँ पे? इट इज R/h। गुड। चलो अप टू 90 बताएं। 189। 189, 86, 86। ओके, देखें 86 देख लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ L at one end carries a mass M at the other end. ओके, सो यहाँ पे फिक्स है और अदर एंड पे एक मास है। द स्ट्रिंग मेक्स दिस मच पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो मतलब इसका क्या गिवन है? ओमेगा गिवन है ओमेगा अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। तो कंफ्यूज मत होना, किसके अबाउट ओमेगा गिवन है? इसके अबाउट ओमेगा गिवन है। तो इसका मतलब m ओमेगा स्क्वायर r इस तरफ लगेगा क्या? नहीं, किसके अबाउट सर्किल नहीं घूम रही है ये? इस एक्सिस के अबाउट सर्किल घूम रहा है पार्टिकल, तो कहाँ लगेगा? इस तरफ लगेगा। क्लियर? ओमेगा का बस थोड़ा सा यूनिट चेंज कर लेना है यहाँ पे। टेंशन बताना है यार, बता चुके हैं ना सबको? यस सर। ओके गुड। सो टी आपको बता चुके हैं, टी बैलेंस करके निकाल लेंगे हम। क्या आता है फाइनली? इन दोनों का रिजल्ट ही आता है टी। तो मतलब टी क्या आ जाता है? mg का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर। डन। 189 देखें। सर 188 भी। 188 भी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 188 पार्टिकल मास, हॉरिजॉन्टल सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह का है, तो टोटल एनर्जी हमें इसकी बतानी है। तो यार देखो यार, सेंट्रीपिटल फोर्स इस टाइप के फॉर्मूले का है तो पता है ना यार सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या दिया है सेंट्रीपिटल? r² का दिया है।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यार अलग चीज यूज करनी पड़ेगी। फोर्स से एनर्जी कैसे निकालते हैं? चलो, एनर्जी मतलब क्या? वर्क डन। याद है क्लास 9th में? एनर्जी मतलब और बढ़िया। वर्क वर्क डन, डन। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। Yes. अच्छा, यहाँ पे तो सब काम फंक्शन वाला चल रहा है, तो मुझे बताओ अगर मुझे एनर्जी निकालना होगा तो वो क्या लगता है? मैं एफ को डिफरेंशिएट करूँ या इंटीग्रेट? Friendship. डिफरेंशिएट। अबे मार खाओगे, इनटू में जब चीजें होती हैं तब क्या करना पड़ता इंटीग्रेट, है? हाँ इंटीग्रेट एफ इंटू डी एक्स, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर अगर मैं एफ का फॉर्मूला देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, एफ इज इक्वल टू एनर्जी बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब अगर मुझे एफ निकालना है तो क्या करना चाहिए? एफ निकालना है तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, डी बाई डी बाई डी एक्स। एक्स अब बताओ हमें डिफरेंशिएट, क्या चाहिए? हमें ई से एफ निकालना है या एफ से ई निकालना है? सही। एफ से ई निकालना है ना भाई, तो क्या कर देंगे ऐसे इसको? और इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे। समझ आया सबको? तो इंटीग्रेट कर दो। याद है वाला फॉर्मूला आप लोग को? इंटीग्रेट याद है ना? फॉर्मूला इंटीग्रेट टू द पावर एन यस वाला। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के बाई आर स्क्वायर डी आर के साथ। तो के को तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आर टू द पावर -2 है इंटीग्रेशन डी आर। अब याद आ रहा है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था? पावर एक एन प्लस वन बाय ऐड कर देते हैं, हाँ, एन प्लस तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस के आर टू द पावर -1 -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस -1। ठीक है, अकॉर्डिंगली अप्रोच कर लेंगे हम उसे। कोई डाउट? के बाई आर। अच्छा, आप देखो आंसर प्लस आ रहा होगा, आप देख रहे हो आंसर प्लस में आ रहा है, बट सारे आंसर क्या आ रहे हैं? माइनस में आ रहे हैं। सर उधर टोटल एनर्जी पूछा है, फिर काइनेटिक एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी निकाला। अच्छा, ये बताओ किसी ने कहा है क्या कि ये पोटेंशियल एनर्जी है? भाई मेरे ये नो टोटल सर एनर्जी ही है, ये टोटल एनर्जी है, टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली नेगेटिव ही होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एफ डॉट डी एक्स होता है। ये मैं वर्क एनर्जी में क्लियर करूंगा, तो अभी आप लोग को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला आता है वो माइनस एफ डॉट डी एक्स आता है, तो क्यों आता है, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो माइनस इज नॉट कंसर्न एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, गुड। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा? एनर्जी। अच्छा एक सेकेंड, एक और प्रॉब्लम। हाँ, माय मिस्टेक, ये टोटल एनर्जी पूछ रहा था ना? यस सर ओके ओके। तो फर्क ये पड़ता है, फर्क एक पॉइंट ये पड़ता है कि ये जो हम एफ डॉट डी एक्स से निकालते हैं ये आता है ड्यू टू दिस फोर्स। मतलब ये जो फोर्स के थ्रू एनर्जी होती है, लाइक सपोज एम जी है, एम जी डॉट डी एक्स अगर हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एक्स डिस्टेंस के लिए, तो एम जी तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। या फिर हाइट के लिए देखेंगे तो एम जी एच आ जाएगा। ओके, तो इसमें एक मिसिंग है कि जब भी कभी ऐसा फोर्स वगैरह हमें दिया हुआ है तो हम ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं दिस इज जस्ट अ पार्ट। ये कौन सी एनर्जी बन जाती है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अभी इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को तो ये लेंदी हो गया यार, अभी इसमें काइनेटिक भी निकालना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। अब याद है हमें सेंट्रिफ्यूगल हाफ एमवी। फोर्स? यस। सो ये एफ की वैल्यू हमें पता होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। डन। तो इसका मतलब एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ इंटू आर करके। तो वहां से हम काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ओके, चले 189 रीड करते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें एस का फंक्शन दिया है,
याद है मैंने ऐसा एक क्वेश्चन नोट्स में करवा दिया हुआ है कि अगर हमें s का फंक्शन दिए तो हम s से क्या निकाल लेंगे, v, V और v का चेंज क्या बता देगा हमें, 80 8 80 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अरे 80/r हो जाता है ना, यस sir. ठीक है। अच्छा भाई साहब ये पूछा ही नहीं है, अल्फा पूछा ही नहीं है, तो अल्फा की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। 80 हमारा आ गया। दूसरा, इस v को यूज करके हमारा ac भी आ जाता है ना, v²/r, तो नेट Yes. a कितना हो जाएगा, √80² + ac²। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है नोट्स में, देखो आप लेक्चर 1 में ही कराया है, लेक्चर 2 में से याद आ रहा है। फंक्शन को डिफरेंशिएट करके v निकाला, 80 निकाला, हमने शायद थीटा दिया था मैंने, तो हमने ओमेगा निकाला होगा, अल्फा निकाला होगा, उसको फिर 80 बदल लिया होगा, ये किया होगा आई गेस। हाँ सर। चलिए ठीक है, Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा। तो अभी जो हमारा टारगेट है, अभी जो मैं टेस्ट में क्वेश्चंस हैं वो अप टू 190 तक जो हमने जिस टाइप के डिस्कस किए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ मोस्टली 60% क्वेश्चन का ही मतलब मोशन वाले पार्ट से रहेंगे। मोशन मतलब किसका, सर्कुलर मोशन का, फोर्स वाली चीज़ें नहीं। और 40% पार्ट ही रहेगा फोर्स वाला, वो भी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, लाइक सिंपल पेंडुलम का एंगल और थोड़ा सा फ्रिक्शन, और ये अभी हमने पढ़ लिया सर्कुलर पाथ में, ठीक है। इसमें इंक्लाइन करके भी फ्रिक्शन आ जाता है, तो वो वाला क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे हम, क्योंकि अभी हमें डिस्कस करना बाकी है। बट अभी यहाँ तक 190 तक जो भी टाइप डिस्कस किया उस टाइप के क्वेश्चन हम रखेंगे। ओके चलिए, तो अभी 2 लेक्चर बाकी हैं इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में, वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, यस सर। ओके ओके Okay, sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू sir. अच्छा करें Bye, टेस्ट sir. में। Thank you, Thank you, sir. sir. ओके, गुड लक एवरीवन। सर। You, sir.